हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? चलिए आज हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की आपके टैक्सोनॉमी के पेपर की। यूनिट फर्स्ट में हमने क्लासिफ़िकेशन की बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद क्लासिफ़िकेशन के जो आइडियाज़ या डेफ़िनेशन वग़ैरह हैं पढ़ लिया है। क्लासिफ़िकेशन की हर एक फ़ाइलम को लेके हमने उसके कैरेक्टर, उसके क्लासिफ़िकेशन की कौन-कौन सी क्लासेस, ऑर्डर या एग्ज़ाम्पल तो हमने देख लिए हैं। आज हम बात करते हैं क्लासिफ़िकेशन की जो नेक्स्ट यूनिट है टैक्सोनॉमी की, उसके बारे में। देखिए इस यूनिट में आपके 3 ऑर्गेनिज़्म दिए गए हैं। कौन-कौन से? प्रोटोज़ोआ से पैरामीशियम, उसके बाद ओरेलिया और इक्विसाइकन, ठीक है? तो इन 3 ऑर्गेनिज़्म की हम बात करेंगे। प्रोटोज़ोआ से दिया गया है जिसमें पैरामीशियम। तो ये पहला ही टॉपिक है पैरामीशियम के बारे में बात करते हैं। जो यूनिट सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है वो है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को लेकर कुछ बातें देखिए आप। सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लासिफ़िकेशन की। हर एक ऑर्गेनिज़्म का क्या पढ़ना है देखिए, सबसे पहले उसकी कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, उसके बाद इसके एक्सटर्नल फीचर पढ़ने हैं, यानी कैरेक्टर्स यानी हैबिट और हैबिटेट पढ़ने हैं, उसके बाद इसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट पढ़ना क्या है, इसकी रिप्रोडक्शन या लाइफ हिस्ट्री हमने पढ़नी है। तो पैरामीशियम में देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, ये हर एक ऑर्गेनिज्म का देखेंगे। उसके बाद उसके जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फीचर जो होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम इसके हैबिटेट वगैरह इसके साथ देखेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, जहाँ कॉन्जुगेशन और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन या अनुप्रस्थ द्वितीयक विभाजन पाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जो पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन है, आप सबको पता है पैरामीशियम को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है, सब फाइलम या उपसंघ जिसको कहते हैं सीलियोफोरा में, क्लास सिलिएटा में, सब क्लास होलोट्राइका में, उसके बाद हाइमेनो कॉमेटिडा में रखा गया है जो ऑर्डर है। फैमिली है इसकी पैरामीसिडी, उसके बाद नेक्स्ट जीनस है इसका पैरामीशियम, और स्पीसीज है इसकी कोडेटम। कोडेटम क्यों कहा जाता है ये भी हम आगे बात करेंगे। साइड में क्या होते हैं, पोस्टीरियर साइड में या एनल साइड की ओर क्या होते हैं, जो cilia होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा। इस वजह से वो सिलियरी या कोडल टफ्ट बनाते हैं। कोडल यानी टेल पार्ट होता है, तो कोडल पार्ट की ओर टफ्ट बनाते हैं, जिस कारण इसको कोडेटा नाम दिया गया है, पैरामीशियम कोडेटम। बात आती है इनके जनरल कैरेक्टर्स की, तो देखिए लोकोमोशन पाया जाता है इनमें कैसे, सीलिया के द्वारा, इसीलिए इनको किस में रखा गया है, सिलिएटा या स्टीलियोफोरा में रखा गया है। इन लोगों में न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म होता है। क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी केंद्रक द्विरूपता, अर्थात दो केंद्रक मिलते हैं, एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। जो बड़ा होता है इसको मैक्रो कहते हैं, ये वेजिटेटिव काम करता है, यानी कायिक कार्य करता है, कायिक कार्य करता है। और उसके बाद सेकंड है माइक्रोन्यूक्लियस, ये करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन यानी जननिक कार्य करता है। अगला आता है पैरामीशियम ओरेलिया, एक स्पीसीज है इसकी जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ये है एक पैरामीशियम मल्टीस्टोइडी, एक और होती है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। एक है पैरामीशियम बर्सेरिया। पैरामीशियम बर्सेरिया में क्या मिलता है आपको, ग्रीन कलर की होती है ये, और इसके साथ साथ ये जू क्लोरेला जो एल्गी है उसके साथ पाई जाती है, सहजीवन करती है, म्यूचुअलिस्टिक रहती है। क्लियर है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद बात आती है कि पैरामीशियम के एक्सटर्नल फीचर क्या-क्या हैं। बाह्य जो स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी है, बाह्य आकारी की जिसको हम कहते हैं। तो देखिए पैरामीशियम प्रोटोजोन है, ये सबको पता है। बात करें इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो क्या आती है देखिए, सबसे पहले ये कैसा दिख रहा है आपको, एक चप्पल नुमा दिखता है, स्लीपर एनिमल क्यूली दिखाई देती है। ये ऊपर वाला पार्ट है इसका एंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट। ये कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट, यानी पश्च भाग। इसी को कहते हैं कोडल पार्ट। क्या कहते हैं, कोडल पार्ट कहा जाता है। पोस्टीरियर पार्ट को ही कहा जाता है कोडल पार्ट। तो कोडल पार्ट में देखिए क्या मिलते हैं, ये सीलिया बड़े दिखाई देते हैं थोड़े से। नॉर्मल जो सीलिया है पूरी बॉडी में, उससे बड़े सीलिया दिखाई देते हैं, इसलिए इस जो रीजन है, इस रीजन को कहते हैं कोडल टफ्ट, और इसी वजह से नाम पड़ा इस स्पीसीज का क्या, पैरामीशियम कोडेटम। क्लियर है इतना। अब देखिए ये चप्पल जैसा दिखाई देता है, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले यदि बाहर से बात करें हम, तो इसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं बॉडी पे, ये क्या है, सीलिया है नंबर 1। उसके बाद सेकंड हम बात करें तो सीलिया से जैसे ही आगे चलेंगे तो पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जो क्यूटिनियस लेयर होती है, क्यूटिकल की बनी होती है जनरली, क्यूटिकल लेयर होती है ये। उसके बाद आगे यदि हम देखें
तो इसका साइटोप्लाज्म जो है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में जनरली पाया जाता है। तीसरा है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि साइटोप्लाज्म में क्या-क्या है? तो साइटोप्लाज्म में देखिए सबसे पहले आती है फूड वैक्यूल्स या फिर सबसे पहले एक आता है न्यूक्लियस। 2 टाइप के न्यूक्लियस हैं। इसको मैं नंबर 4 रख देता हूँ, इसको 4 डैश रख देता हूँ। ठीक है, तो एक बड़ा न्यूक्लियस है जो कायिक कार्य करेगा। कौन से कार्य करेगा? कायिक या वेजिटेटिव। एक छोटा न्यूक्लियस है जो जनन में या रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। क्लियर है इतनी चीज? उसके बाद ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ये मैक्रो न्यूक्लियस है। क्लियर है ना? अगला फिर और क्या पाई जाती है? कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। नंबर 5 यदि हम रखें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिकाएं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम है संकुचनशील रिक्तिकाएं। जो रिक्तिकाओं के बाहर चीजें दिखती हैं आपको, इनको कहते हैं रेडिएटिंग कैनाल्स। नाल होती है, ये रेडिएटिंग नाल्स होती है। एक एक फिर आती है, एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक होती है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो इसको फूड प्रोवाइड करवाती है। क्लियर है ना? फूड वैक्यूल क्या है? जो इसको फूड प्रोवाइड करवा रही है। तो ये 5-6 चीजें हैं। फिर 7 नंबर पे एक मेन आती है, कौन सी? आगे देखिए, 7 नंबर पे आती है एक ओरल ग्रूव या वेस्टिब्यूलम। ये माउथ की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? आगे जाके बक्कल और ओवर्चर होगा, ये आगे पार्ट जो है वो माउथ की तरह काम करेगा। क्लियर है? ये देखिए आगे जाके माउथ की तरह काम करेगा। इसको फिर कह देंगे हम सेल माउथ या साइटोस्टोम, क्योंकि एक सेल है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो प्रोटोप्लाज्म है वो ही सारे काम कर रहा है। तो यहाँ से माउथ में एंटर कर रहा है फूड, तो इसको कहते हैं साइटोस्टोम। फिर उसके बाद देखिए ये फूड वैक्यूल में भर जाता है। फूड यहाँ से एंटर करने के बाद ये फूड के टुकड़े आ रहे हैं, फूड वैक्यूल में भर गए सारे के सारे। ये देखिए इधर फूड वैक्यूल डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं पूरे बॉडी के अंदर फूड को। फिर लास्ट में बॉडी से बाहर जब निकाला जाता है, इस पोर को या छिद्र को कहते हैं एनल पोर या साइटोप्रोक्ट या फिर साइटोपाइज कहा जाता है। अब देखिए ये चीजें पड़ी हैं जो इस डायग्राम में है, ये सही है क्या? तो सबसे पहले देखिए साइज होता है इनका माइक्रोस्कोपिक, पता ही है माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये। लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लेंथ इनकी होती है लगभग 170 से 220 सॉरी 290 या 290 माइक्रोन। उसके बाद डायमीटर इसका होता है लंबाई का 2/3 भाग डायमीटर होता है। व्यास, जोबलोट जो था इसने इसको चोसन नाम दिया। हिंदी में इसको चोसन कहते हैं। जोबलोट ने क्या दिया? कोडेटम स्पीसीज को चोसन नाम दिया। उसके बाद इसका ओरल जो है, ओरल साइड में, ओरल यानी माउथ वाला पार्ट होता है, बक्कल या ओरल ग्रूव। ये क्या है? मुख का भाग होता है। और एबोरल जो होता है वो डोर्सल साइड में पाया जाता है। ओरल पाया जाता है वेंट्रल सरफेस में, यानी अधर सतह में पाया जाता है। ओरल पार्ट पाया जाता है अधर सतह या वेंट्रल सरफेस, अधर की ओर। ये पाया जाता है पृष्ठ की ओर। ये किसी कहाँ पाया जाता है? पृष्ठ भाग ये होता है। उसके बाद जो ओरल ग्रूव या खांच होती है, एक ग्रूव को कहते हैं खांच। ये वेंट्रल साइड में वेस्टिब्यूली में ओपन होती है। ये देखिए ओरल ग्रूव वेस्टिब्यूली में ओपन होती है। उसके बाद क्या आता है? ओपन्स इनटू बक्कल केविटी। उसके बाद आती है बक्कल केविटी। ये बक्कर ओवर्चर या बक्कल केविटी में खुलता है। ये बक्कल केविटी माउथ की ओर जाती है, यानी सेल माउथ या साइटोस्टोम में जाती है। दूसरी चीज, एबोरल सरफेस में क्या पाया जाता है? एनस पाई जाती है डोर्सल साइड में। इसको कहते हैं क्या? एनस। और इस सॉरी एनस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं क्या? साइटोपाइज। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। ये पैरामीशियम की एक्सटर्नल फिजियोलॉजी, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी हो गई। सॉरी, तो सबसे पहले कुछ नहीं है इसमें। जो चीजें हैं आप एक बार पीछे करके वीडियो को सुने, आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये पढ़ लिया हमने कि पेलिकल पाई जाती है। जो आउटर कवरिंग है क्यूटिकल की लेयर होती है और कुछ नहीं होता है। सीलिया पाए जाते हैं अनंत या इन्फिनाइट, बहुत सारे सीलिया होते हैं। लेंथ होती है सीलिया की 10 से 12 माइक्रोन, जबकि डायमीटर होता है कैसा? 0.27 माइक्रोन। कोडल सीलिया जो होते हैं ये थोड़े से कोडल टफ्ट बना लेते हैं, लंबाई में ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए पैरामीशियम कोडेटम नाम दिया गया। शायद क्लियर होगा इतना। उसके बाद इसमें आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है जी? रिप्रोडक्शन आता है। किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये आप इस डायग्राम में देखें और समझें, बाकी नोट्स हमें। बाइनरी फ्यूजन ऑफ पैरामीशियम या ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। अनुप्रस्थ द्वितीयक विभाजन होता है। कैसा विभाजन? अनुप्रस्थ द्वितीयक विभाजन। अनुप्रस्थ द्वितीयक विभाजन होता है। अनुप्रस्थ द्वितीयक
विभाजन इनमें पाया जाता है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले एक पैरामीशियम है जिसमें क्या क्या पाया जाता है। एक तो न्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस एक होता है, माइक्रोन्यूक्लियस एक होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये रही सब हमने देख लिए। तो शुरू शुरू में क्या होता है, देखिए ये जो पार्ट होता है साइटोपाइज वाला या साइटोस्टोम वाला, जो माउथ वाला पार्ट, ये डिसअपियर हो जाता है, कोरल ग्रुप डिसअपियर हो जाती है सबसे पहले। यानी जैसे अनुकूल, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे अनुकूल परिस्थिति, सुटेबल कंडीशन आएंगी, ये क्या कर देगा, फूड लेना बंद कर देगा, भोजन लेना बंद कर देगा। जैसे ही भोजन लेना बंद कर देगा तो जहां से ये फूड ले रहा है वो पार्ट इसका क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद देखिए क्या होगा, ओरल ग्रुप डिसअपियर हो जाएगी। बाकी ये जो न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे एमाइटोटिकली, यानी असमसूत्री। और माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होने लग जाएंगे कैसे, माइटोसिस या माइटोटिकली, समसूत्री विभाजन से ये डिवाइड होने लग जाएंगे, समसूत्री कहते हैं इसको। और एमाइटोटिकली यानी इसको कहते हैं असूत्री, इसको क्या कहते हैं जी, असूत्री कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, माइटोटिक स्पिंडल बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे, न्यू ग्रुप फॉर्मेशन यानी दोनों साइड नई खांच बनेगी। जैसे ही दोनों साइड नई खांच बनेगी, क्लियर होने लगेगी कि दो बन सकते हैं। फिर ये ग्रूव या खांच जो है ये बढ़ने लग जाएगी, बीच में दोनों साइटोप्लाज्म के बीच में ग्रूव या खांच बढ़ने लग जाएगी। इधर क्रोमेटिड अलग अलग हो चुके हैं। जैसे ही यहाँ क्रोमेटिड अलग हुए तो यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आई थी। उसके बाद दोनों खांच अलग अलग हो चुकी हैं, दोनों साइड में कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल और ये सब चीज दोबारा बढ़ने लगी है। और एट द एंड क्या हो चुका है, दो डॉटर पैरामीशियम बन गए हैं, किससे, पेरेंटल पैरामीशियम से। यानी कुल मिला के सबसे पहले एक्टिव कंडीशन में क्या हुआ, अनुकूल परिस्थिति का साइटोस्टोम इनएक्टिव या डिसअपियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस में क्या चलने लगे, डिवीजन चलने लगे। जैसे डिवीजन चलने लगे क्रोमेटिन एक्टिव हुआ, क्रोमेटिन एक्टिव होते ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आई। ये इसमें क्रोमेटिड में लेंथ इंक्रीज हुई। फिर बीच में खांच ट्रांसवर्जली बढ़ने लगी। ऐसे जो खांच बनती है इसको कहते हैं ट्रांसवर्ज ग्रूव बढ़ने लगी। और दो पैरामीशियम अलग अलग थोड़े से दिखाई देने लगे तो दोनों में अलग अलग साइटोस्टोम बढ़ने लगे, यानी माउथ जैसा पार्ट बढ़ने लगा। अलग अलग फूड वैक्यूल आ गई, जैसे ये फूड वैक्यूल अलग अलग हो चुकी हैं। अब क्या हो चुका है, दो पैरामीशियम एट द एंड में बन चुके हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। जैसे देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन की यदि बात करें तो अनुप्रस्थ द्वितीयक विभाजन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ द्वितीयक विभाजन कहा जाता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है जी, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या बनती है, देखिए फीडिंग क्या कर देता है, शुरू शुरू में ये ऑफ कर देता है। उसके बाद क्या होता है, फीडिंग ये ऑफ कर देता है। फीडिंग ऑफ करता है जैसे ही तो क्या हो जाती है, सबसे पहले फीडिंग जैसी ऑफ करता है तो ओरल ग्रूव जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ओरल ग्रूव हांस डिसअपियर हो जाती है। अब क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रो न्यूक्लियस वगैरह क्या करेंगे, माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि माइटोसिस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर माइक्रो न्यूक्लियस जो है इसमें डिवीजन होना शुरू होगा। हमें पता है कि माइक्रो न्यूक्लियस में डिवीजन है स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके साइज में ग्रोथ होगी न्यूक्लियस के। जैसे ही साइज में ग्रोथ होगी तो क्या होगा भाई, इसमें क्रोमोसोम बढ़ने लगेंगे। क्या बढ़ने लगेंगे, क्रोमोसोम अलग अलग दिखाई देने लगेंगे, क्रोमोसोम बढ़ने लगेंगे। अब उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज और टेलोफेज आएगी, तो डिवीजन की फेज होती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दो अलग अलग पैरामीशिया बन जाएंगे जिसको डॉटर पैरामीशिया कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट बात क्या आती है कि इनके अंदर, वो तो था ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, इस टाइप का डिवीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी। और ये कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसको कंजुगेशन विधि से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले और फर्स्ट टाइम क्या होता है, ये पढ़ रहे हैं हम कंजुगेशन प्रोसेस, इसकी रिप्रोडक्शन की। कौन सी प्रोसेस, कंजुगेशन प्रोसेस।
क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं। संयुग्मन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? संयुग्मन कहा जाता है। संयुग्मन क्या है? एक प्रकार की लैंगिक विधि होती है। कैसी विधि? लैंगिक विधि होती है डिवीजन। अब देखिए सबसे पहली बात क्या आएगी इसमें, कोई भी दो पैरामीशियम क्या करेंगे अपनी वेंट्रल साइड से, कोई भी दो पैरामीशियम अपने वेंट्रल साइड से पास पास में आएंगे। अगर वेंट्रल साइड में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनका क्या है, ओरल ग्रूव या ओरल खांच होती है, तो दोनों ओरल ग्रूव से आपस में चिपक जाएंगे। जैसे ही चिपकेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएंगी चीजें। अब देखिए टू पैरामीशियम ऑफ ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स कम इन कॉन्टेक्ट बाय वेंट्रल सरफेस, यानी वेंट्रल सरफेस से दोनों पैरामीशियम क्या आ चुके हैं, एक जगह आ चुके हैं। क्लियर है क्या इतना? वेंट्रल सरफेस से एक जगह दोनों आ चुके हैं। देखिए दोनों में प्लस दिखाया है, तो दोनों पैरामीशियम वेंट्रल साइड से एक जगह आए हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, दोनों यूनाइट कॉन्जुगेट, यानी एक जगह आए हैं दोनों। अब क्या होगा, मैक्रो न्यूक्लियस, यहाँ लिखा हुआ है मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस में क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। मैक्रो न्यूक्लियस अदृश्य हो गया है। मैं ये मैक्रो न्यूक्लियस जो है आपका वो अदृश्य हो गया है। सबसे पहले पैरामीशियम पास पास आए वेंट्रल सरफेस से, उसके बाद मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो अदृश्य होगा। ये देखिए धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है, पहले डायग्राम में ठीक दिख रहा है, दूसरे में कम दिख रहा है। फिर तीसरा स्टेप आगे क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस अंडरगोज टू सक्सेसिव डिवीजन। जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस में क्या होगा, दो डिवीजन होंगे। कितने? दो डिवीजन होंगे। क्लियर है? जैसे ही दो डिवीजन होंगे तो कितने बन जाएंगे, एक दो, एक डिवीजन हुआ तो एक सेल से दो बनेंगे, दूसरा डिवीजन हुआ तो दो सेल से चार न्यूक्लियस बनेंगे। जैसे ही चार न्यूक्लियस बनते हैं तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रहा एक, दो, तीन और चार न्यूक्लियस बनते हैं। इन चार में से ये तीन क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तीन न्यूक्लियस जो है ये विलुप्त हो जाते हैं। यानी जैसे माइक्रो न्यूक्लियस में दो डिवीजन हुए तो ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है। आगे देखिए ये जैसे एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बाकी हो रहे हैं रिड्यूस या अदृश्य हो चुके हैं, तो एक एक माइक्रो न्यूक्लियस। अब क्या होगा देखिए, मेल प्रोन्यूक्लियाई ऑफ वन कॉन्जुगेट फ्यूजेस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियाई ऑफ अदर कॉन्जुगेट, यानी इसका मेल और इसकी फीमेल न्यूक्लियाई आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और इसकी फीमेल और इसका मेल ये क्या करेंगे, यहाँ फ्यूज होंगे आपस में। जैसे ये फ्यूज होंगे क्रॉसिंग से तो क्या बनेगा, देखिए जाइगोट बन जाएगा। जैसे फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएंगे, दो जाइगोट बन जाएंगे। यहाँ फ्यूज होता दिखाया जा रहा है, और क्या बन जाएंगे, दो, और ये दो जाइगोट अलग अलग बन जाएंगे। जैसे जाइगोट बनते हैं, जाइगोट बनते हैं आपको पता है 2n कंडीशन आ चुकी है, तो ये दोनों सेपरेट होंगे, सेपरेट हो रहे हैं, यानी नए पैरामीशियम बन रहे हैं। अब जैसे सेपरेट हुए तो एक जाइगोट ये है, एक जाइगोट ये है। इन दोनों जाइगोट में क्या होगा, तीन डिवीजन होंगे। कितने? तीन सक्सेसिव डिवीजन होंगे। यहाँ ये लिखा हुआ है कि तीन डिवीजन देखे जाएंगे यहाँ पे। अगर तीन डिवीजन होते हैं तो 8 केंद्रक बनते हैं। कितने? 8 केंद्रक, ध्यान रखें आप। जैसे ही तीन डिवीजन होंगे तो 8 न्यूक्लियस बनेंगे। दिख रहे होंगे आपको, 4 और 4 8 इसके हैं, और इधर वाले में भी तीन डिवीजन हुए तो 4 4 8 है, इसमें भी है, तो 8 न्यूक्लियस ये इसमें, 8 न्यूक्लियस इसमें बने, दोनों साइड के जाइगोट से। अब क्या हुआ है, इसके भी तीन न्यूक्लियस अदृश्य होंगे, यानी तीन न्यूक्लियस क्या होंगे, अदृश्य होंगे, यानी डिसइंटीग्रेट होंगे, और सेम इसके भी होंगे, तो दोनों के तीन तीन न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। बचे कितने, एक साइड की बात हो रही है यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस की। तो देखिए हुआ क्या है, दो दो बचे हैं, एक एक बचा है इधर, एक इधर बचा है, एक इधर बचा है। तो एक साइड के तीन तीन डिसइंटीग्रेट हुए हैं, उनमें एक एक बचा है। यानी एक तो ये रहा तीन डिसइंटीग्रेट होने के बाद, एक ये रहा तीन डिसइंटीग्रेट होने के बाद, बाकी जो चार साइड के थे वो पड़े हैं। अब वो क्या रहा है देखिए, इसमें एक माइटोसिस डिवीजन हुआ है, इसमें एक समसूत्री विभाजन हुआ है। क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन। तो इस समसूत्री विभाजन से ये एक से कितने बन रहे हैं, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन रहे हैं।
सेम प्रोसेस यहाँ हुई है कि एक समसूत्री विभाजन हुआ है, तो यहाँ भी कितने बन रहे हैं, 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं। उसके बाद देखिए और क्या हो रहा है, जैसे ही 2 न्यूक्लियस बनते हैं तो ये दोनों न्यूक्लियस अब क्या करते हैं, अलग अलग पैरामीशियम बना लेते हैं। यानी इस पैरामीशियम एक से पैरामीशियम बन गए कितने, 2। ऊपर देखिए इस पैरामीशियम एक पैरामीशियम से कितने पैरामीशियम बन गए, 2। यानी एक एक पैरामीशियम से दो दो और बन गए। पहले एक से बने थे 2, अब 2 से दो दो और बन गए, यानी 4 पैरामीशियम अब यहाँ पे बन चुके हैं। अब अगर ये डिवीजन करें, अब क्या होगा देखिए, माइक्रोन्यूक्लियस तो इसका डिवीजन करेगा, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस डिवीजन नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैक्रोन्यूक्लियस दो दो बचे हैं। डिवीजन करेगा ओनली माइक्रोन्यूक्लियस, ओनली माइक्रोन्यूक्लियर डिवीजन करेगी, ओनली माइक्रो न्यूक्लियाई डिवीजन करेगी। जैसे ही माइक्रोन्यूक्लियाई डिवीजन करेगी, एक में एक माइक्रोन्यूक्लियाई है, 2 मैक्रोन्यूक्लियाई है, यानी एक छोटा केंद्रक एक बड़ा केंद्रक। तो एक पैरामीशियम से इससे सपोज क्या बन जाएगा, एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम, तो लिख देंगे एक डैश ये लगा रहा हूं मैं, एक का डबल डैश ये लगा रहा हूं, तो उससे ये बन गए इतने। तो दूसरी बात आती है कि जो दूसरा पैरामीशियम है उसका माइक्रोन्यूक्लियस डिवीजन करेगा तो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई और बनेंगे, और जो ऑलरेडी 2 मैक्रोन्यूक्लियाई हैं बड़े न्यूक्लियस, वो दोनों में अलग अलग से आ जाएंगे। तो ये 2 का डैश लगा रहा हूं मैं, ये 2 का डबल डैश लगा रहा हूं। तो इस प्रकार ये कितने बन गए, 4 पैरामीशियम बन गए, 1 2 3 और 4 पैरामीशियम बन चुके हैं। अब नीचे वाले में भी देखिए कितने हुए हैं, 2 हैं, तो इसी का भी माइक्रोन्यूक्लियस डिवीजन करेगा, दूसरे का भी माइक्रोन्यूक्लियस डिवीजन करेगा, जो एक एक है। तो ये एक माइक्रोन्यूक्लियस डिवीजन करेगा तो 2 में एक माइक्रोन्यूक्लियस बना लेगा, यानी 2 पैरामीशियम बनाने की क्षमता रहेगी इनमें। तो पहला माइक्रोन्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है इसका, तो पहले का एक तो ये बन रहा है 1 डैश और एक ये बन रहा है 1 डबल डैश। क्लियर है क्या? तो सेकंड है उसका भी माइक्रोन्यूक्लियर डिवीजन करेगा, 2 बना लेगा, यानी 2 ये रहा 2 डैश और 2 डबल डैश, यानी 2 डबल डैश। तो ये कुल मिला के 8 पैरामीशियम बन गए इस प्रकार से, और टोटल पैरामीशियम कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है आपका पैरामीशियम डिवीजन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज ये पैरामीशियम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें ओरेलिया और साइकन के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।